क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद कैसे करना है भाई? हॉरिजॉन्टल लेवल है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर क्या जाता है? एलिवेटर, तो देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन। किसी किसी को हाइट का फोबिया होता है, छत से ऊपर खड़े होकर नीचे देखेगा तो उसको क्या होगा? डिप्रेशन होगा। ये याद करने का तरीका है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? नीचे की तरफ देखो। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या? ऊपर की तरफ देखो। अब ये एंगल जो बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है वो नोटिस करना। मैं अगर ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो ये जो एंगल बना था 30 डिग्री, वो किसके साथ बना था? हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बना था। मैं नीचे की तरफ अगर देखूंगा तो जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो भी किसके साथ बनेगा? हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनेगा। चैप्टर नंबर 9 चालू कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें हम सीखने वाले हैं भाई, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनका यूज क्या क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने का रिलेशन, किस किस चीज का रिलेशन बनाते हैं? 3 चीजों का। कौन सी 3 चीजें? एक तो एंगल, दूसरा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में से कोई दो। क्या 3 चीजें कौन कौन सी हैं? एक एंगल, बाकी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में से कोई दो साइड्स के रेशियो बनाते हैं। कौन? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। टेन को हम और क्या लिख सकते हैं साइन कॉस के टर्म्स में? साइन अपॉन कॉस। कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस अपॉन साइन। ये बेसिक चीजें सबको याद होनी चाहिए। सबको याद है? आगे बढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सबको बनाना आता है? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए इस चैप्टर में आपको कि 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90, ये हमारे पास 5 वैल्यूज होती हैं। साइन, कॉस और टेन। आपको कम से कम इन तीनों का तो याद होना चाहिए। साइन की वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं? या तो याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। किस किस को याद है? सबको याद होनी चाहिए भाई। क्या? साइन 0, पहली वैल्यू क्या होती है? 0, और आखिरी वाली वैल्यू 1, बीच वाली 1/√2, इधर वाली √3/2, और इधर वाली 1/2। और जिनको याद नहीं हो रहा उनके लिए ट्रिक क्या थी, याद है सबको? 0, 1, 2, 3, 4, सबके डिनोमिनेटर में लगा लो 4, और सबके ऊपर क्या लगा लेंगे? स्क्वायर रूट। सो 0/4 इज 0। सिंप्लीफाई करो, 1 का स्क्वायर रूट इज 1, 4 का स्क्वायर रूट इज 2। कैंसिल आउट करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट इज 1, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, √3 एज इट इज, 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, कैंसिल आउट किया, 1 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 1। इसमें टाइम कंज्यूम होगा, आपको रटी होनी चाहिए 3 वैल्यूज, 5 वैल्यूज। फिर कॉस कैसे निकलता है? रेसिप्रोकेट, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन कैसे आता है? साइन अपॉन कॉस। 0/1 इज 0, 0/1 इज 0, अपॉन में अगर 0 आता है तो दैट इज नॉट डिफाइंड। फिर इसको डिवाइड करो, 2 से 2 कटा, क्या बचा? 1/√3। इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट हो गया 1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3/1, दैट इज √3, एंड 1/0 इज व्हाट? नॉट डिफाइंड। बाकी इनके रेसिप्रोकल सबको निकालने आते हैं, रेसिप्रोकेट करते जाओ, वैल्यू निकलती जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल इज कॉसेक, कॉस का सेक, और टेन का कॉट। ये सबको आना चाहिए। अब 10 देखो, मेजरली हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं 10 की वैल्यूज। किसकी? 10 की। 10 की वैल्यूज याद करने का तरीका क्या है? पहली वैल्यू 0, आखिरी नॉट डिफाइंड, बीच की 1, इधर वाली 1/√3 और इधर वाली √3। देखो ये तो तुम्हें याद हो जाएंगी 3, पहली वाली 0, बीच वाली 1 और लास्ट वाली नॉट डिफाइंड। लेफ्ट हैंड साइड वाली 1/√3 याद कर लो, राइट हैंड साइड वाली √3 याद कर लो। तो तुम्हें मिल गया 10 0 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 45, 10 60 एंड 10 90 डिग्री। 10 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। आगे बढ़े। अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर करना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मैंने बताया था जब हम चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर करने वाले हैं? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस निकालने के लिए। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कैसे निकालते हैं? मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, वहां पर एक बड़ी बिल्डिंग है, मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? कि मैं जहां खड़ा हूं, मैं अगर उसको देख रहा हूं तो मेरी आंखों से उसके टॉप तक एंगल कितना बन रहा है, मैं उसको कितने एंगल पे देख पा रहा हूं उसके टॉप को, वो पता होना चाहिए। दूसरा ये पता होना चाहिए कि मेरा यहां से लेकर उस बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है। दो चीजें पता चल जाएंगी तो मैं क्या निकाल सकता हूं? हाइट ऑफ डिस्टेंस निकाल सकता हूं। क्या बोला मैंने? कि अगर मेरी आईसाइट से उस बिल्डिंग के टॉप पे, ध्यान देना, मेरी आईसाइट से उस बिल्डिंग के टॉप पे अगर जो एंगल बन रहा है, लेट्स से वो बन रहा है 30 डिग्री, मुझे पता है कि मैं जहां खड़ा हूं और जो बिल्डिंग है
उसके बीच का डिस्टेंस है 80 मीटर्स फॉर एग्जाम्पल, और मैं तुमसे पूछूं हाइट ऑफ बिल्डिंग निकाल के दे दो, क्या तुम हाइट ऑफ बिल्डिंग निकाल के दे सकते हो? क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस किसका रिलेशन बनाता है? एक एंगल और इन दोनों में से, इन तीनों में से कोई दो साइड्स। एक एंगल तो है, एक साइड है, ये वाली मिसिंग साइड फाइंड करनी है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे? साइन कॉस या टेन? टेन। क्यों? परपेंडिकुलर निकालना है, बेस है। परपेंडिकुलर और बेस कौन बनाता है भाई? टेन। सबको याद है ना? साइन कॉस टेन क्या होता है? पापा, नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना? तो सबको पता है टेन क्या बनाता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर निकालना है, बेस है, एंगल है, तीन चीजों का रिलेशन होता है। दो गिवन है, एक मिसिंग है, हम निकाल लेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया सबको? पक्का? तो हम ऐसे यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, क्या निकालने के लिए? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये तो एक एग्जांपल है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम यूज करने वाले हैं, तुमको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ये निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे वो समझो। अभी मैंने बोला कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो जो 30 डिग्री का एंगल मैंने बनाया, वो कहां से बनाया? मेरी आई साइड से बनाया, है ना? तो ये मेरी आई है, आई है, ठीक है। अब मुझे यहां से मैंने ऊपर की तरफ देखा, कितने डिग्री पे देखा मैंने उसके टॉप को, बिल्डिंग को? 30 डिग्री के टॉप पे। अब ये जो इमेजिनरी लाइन जा रही है, इमेजिनरी लाइन है, देखा जाए तो ये भी एक इमेजिनरी लाइन ही है ना? यहाँ से हमारी लाइन तो जाती नहीं है, लेजर तो निकलती नहीं है ना? क्या होता है? इमेजिनरी लाइन है। ध्यान देना, अब जो आई साइट है, मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, अब यहां से जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक लाइन आएगी, क्या मैं खड़ा हूं, मेरी हाइट है, मैं नीचे देखूं चाहे ऊपर देखूं, मेरी आई साइड से जो एक हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन निकलने वाली है, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या है वो हॉरिजॉन्टल लेवल? मेरी आईज से, चाहे मैं नीचे देख रहा हूं चाहे मैं ऊपर देख रहा हूं, बट मेरी जो हाइट है मेरी आईज की, वहां से जो हॉरिजॉन्टल एक लाइन निकलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लेवल। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लेवल। ऐसा कुछ दिखेगा, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब मान लो कि मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, बिल्डिंग मुझसे बड़ी थी, ऊपर की तरफ थी, तो मैं उसकी डिस्टेंस हाइट निकाल पा रहा था। अब मान लो मैं एक बिल्डिंग पे खड़ा हूं जो बहुत बड़ी है ना? उसके सामने कुछ डिस्टेंस पे एक और बिल्डिंग है जो छोटी है उससे। तो अब मैं उसको नीचे की तरफ देख रहा हूं, क्योंकि वो बिल्डिंग जाहिर सी बात है उससे छोटी है, तो मैं उसको नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो उसका भी हाइट निकालना पॉसिबल है। तो यहां पर हम दो तरीके से देख रहे हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर की तरफ देखेंगे, दूसरा हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे की तरफ देखेंगे। दोनों में जो एंगल्स बनेंगे उनका नाम दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल लेवल के अगर मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन नाम कैसे पड़ा? एलिवेटर सुना है ना? एलिवेटर का नाम एलिवेटर कैसे पड़ा? क्योंकि वो एलिवेट करने के लिए बना, आपको ऊपर लेके जाने के लिए बना। जाहिर सी बात है वो नीचे भी लेके आता है, बट इनिशियली इन्वेंट किस लिए हुआ है? ऊपर लेके जाने के लिए। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिवेटर। तो वहीं से नाम आया कि अगर मैं ऊपर की तरफ देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। अब नीचे की तरफ, भाई छत से बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मैं नीचे की तरफ बिल्डिंग पे देख रहा हूं, तो वहां पर जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद कैसे करना है भाई? हॉरिजॉन्टल लेवल है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर क्या जाता है? एलिवेटर। तो देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन। किसी किसी को हाइट का फोबिया होता है, छत से ऊपर खड़े होकर नीचे देखेगा तो उसको क्या होगा? डिप्रेशन होगा। ये याद करने का तरीका है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? नीचे की तरफ देखो। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब क्या? ऊपर की तरफ देखो। अब ये एंगल जो बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है वो नोटिस करना। मैं अगर ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो ये जो एंगल बना था 30 डिग्री, वो किसके साथ बना था? हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बना था। मैं नीचे की तरफ अगर देखूंगा, तो जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो भी किसके साथ बनेगा? हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ बनेगा। तो मैंने यहां से ऊपर की तरफ देखा भाई, किसी बिल्डिंग को, है ना? ये फिगर हटा देते हैं। ध्यान दो, मैंने यहां से किसी बिल्डिंग को ऊपर की तरफ देखा, तो यहां पर जो एंगल बना थीटा, दैट इज व्हाट? एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर मैं किसी हाई राइज बिल्डिंग पर खड़ा हूं, वहां से मैं नीचे किसी चीज को देख रहा हूं, या फिर नीचे किसी बिल्डिंग को देख रहा हूं, तो नीचे की तरफ देखेंगे हम हॉरिजॉन्टल लेवल से, और जो एंगल बनेगा हमेशा किससे बनेगा? हॉरिजॉन्टल लेवल से ही बनेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे इस तरफ जो एंगल बन रहा है दैट इज व्हाट? एंगल ऑफ डिप्रेशन।
और जब मैं यहां से ऊपर की तरफ देख रहा हूं, तो ये जो इमेजिनरी लाइन जा रही है हमारी आई साइड से, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। हम जो देख रहे हैं उस पॉइंट से, हमारी आई से उस पॉइंट तक जो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, दैट इज व्हाट? लाइन ऑफ साइट। हमने तीन चीजें पढ़ी, क्या क्या? हॉरिजॉन्टल लेवल, क्या? जब मैं खड़ा हूं तो मेरी हाइट से, आई से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा हॉरिजॉन्टली, दैट इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल लेवल। मैं अगर हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर देखूंगा तो एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। मैं हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ देखूंगा तो एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर जो हमारी आई से उस बिल्डिंग तक जो स्ट्रेट लाइन जा रही है, जिससे हम एंगल बना रहे हैं, दैट इज व्हाट? लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? समझ में आ गया? नीचे वाली भी लाइन ऑफ साइट है ना? ये क्या है? लाइन ऑफ साइट। क्लियर है? तीनों चारों चीजें जो हमने समझी। अब हम बात करने वाले हैं, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएगा कि अ मैन 1.5 मीटर टॉल इज लुकिंग एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, है ना, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अब क्या बोला? हाइट ऑफ द मैन इज 1.5 मीटर टॉल। मैन कितना टॉल है? 1.5 मीटर टॉल है। अब बोल रहे हैं वो कहां देख रहा है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और एंगल कितना बना रहा है उसको? 30 डिग्री बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो वहां पर जब हम फिगर बनाएंगे तो हम लिखेंगे अ मैन इज 1.5 मीटर टॉल, और यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है बिल्डिंग पे, दैट इज व्हाट? कहां से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन? हॉरिजॉन्टल लेवल से बनेगा, विच इज व्हाट? 30 डिग्री। अब तुम यहां पर नोटिस करना कि हम बात कर रहे हैं आई लेवल से, कि हम हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कहां से बन रहा है? आई से बन रहा है। बट ये जो फोरहेड का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो यहाँ पर हम कंसिडर नहीं करते हैं। हम उसको क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। जबकि बोला मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर तो ये हाइट हो गई। अब बोल रहे हैं भाई वो देख रहा है ऊपर की तरफ, लाइन ऑफ साइट ये जा रही है, तो ये जो डिस्टेंस है वो हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। उसी को कंसिडर कर लेते हैं कि उसकी हाइट जो है, वहीं से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या जा रहा है? टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे जा रहा है। क्लियर है? तो यहां पर ये कंसिडर नहीं करना हमको कि 1.5 मीटर उसकी टोटल हाइट है, आंखों से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, हम कंसिडर करेंगे पूरी पूरी हाइट है उसकी 1.5, वहीं से एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे। एंगल हमेशा किससे बनेगा? हॉरिजॉन्टल लेवल से बनेगा, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो, चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो। अब जैसे मैंने यहां पर बोला 1.5 मीटर टॉल बॉय है ना, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे। क्या यहाँ पर कोई हॉरिजॉन्टल लेवल था क्या? नहीं था। बट मैंने बनाया क्या? ये आ गया हॉरिजॉन्टल लेवल, और इसी से हमने क्या बनाया? 30 डिग्री बनाया। क्लियर है? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, और ये है बिल्डिंग, है ना, इसके टॉप पे जा रहा है, इसके आई साइड से जा रहा है, बट हम कंसिडर कहां से कर रहे हैं? उसकी टोटल हाइट से। उसकी हाइट से एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, और एंगल हमेशा बनेगा विद हॉरिजॉन्टल लेवल। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, इतना नोट करो, फिगर बना लो बस, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ, एक्सरसाइज 9.1। देखो, स्टेटमेंट्स पढ़ के अगर आपने फिगर बना लिया इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चंस में अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बना लिया, तो फिगर में आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि मुझे साइन लगाना है, कॉस लगाना है, या टेन लगाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास दो चीजें गिवन होंगी, तीसरी चीज मिसिंग होगी, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि क्या लगाना है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, क्या बोला गया है बहुत ध्यान से, सबका ध्यान बुक में होना चाहिए। क्या बोला गया है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical tower pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। क्या बोल रहे हैं? एक सर्कस में जो आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है? क्लाइंबिंग अ 30 मीटर लॉन्ग रोप। वो रोप रोप पे चल रहा है, वो रोप कैसे, कहां पर टाइटली स्ट्रेच्ड है? फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल टू द ग्राउंड। क्या बोल रहे हैं? एक पोल है, उससे हमने रोप, उसके टॉप से और ग्राउंड पे हमने रोप को बांधा है, और वो रोप कितना लेंथ है भाई? 20 मीटर्स की लेंथ है। क्लियर है? फिर बोल रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उस रोप का एंगल बन रहा है किसके साथ? ग्राउंड के साथ। तो ये रोप है, उसका ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा है, दैट इज व्हाट? 30 डिग्रीज। क्लियर? बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल।
हाइट ऑफ पोल फाइंड करना है, मतलब ये फाइंड करना है इसको मैं अगर एच मान लू, ए बी सी, तो मुझे यहां पर कौन बताएगा कि मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां पर यूज करने वाला हूं? गरिमा बताओ। साइन हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू है भाई, लॉन्गेस्ट साइड इज दी हाइपोटेनस ना, हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है। आपको क्या निकाल के देना? हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इज व्हाट? परपेंडिकुलर। भले ही मैंने उसको स्मॉल एच लिखा है, स्मॉल एच लिखो, एक्स लिखो, ए लिखो, बी लिखो, नेमिंग करना तुम्हारे ऊपर है, जो लिखना है लिख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रिलेशन कौन बनाता है? साइन थीटा। इसलिए हम क्या यूज करने वाले हैं? साइन थीटा। अब यहां से तो डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा क्या? मैं यहां पे लिखूं साइन 30, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, मैंने एच लिया है, हाइपोटेनस क्या है 20, साइन 30 कितना होता है 1/2, एच बाई 20 कैंसिल आउट करेंगे, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इतना सा आंसर है, बट इस पे आपको मार्क्स कट जाएंगे। क्या करना है? सिस्टमैटिक तरीके से लिखना है, कैसे लिखेंगे वो समझेंगे। देखो कुछ नहीं है, आपको गिवन लिखना पड़ेगा, टू फाइंड या टू प्रूफ क्या करना है वो लिखना पड़ेगा। गिवन में क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे आप ध्यान से देखना। गिवन में आपको बताना पड़ेगा ए बी क्या है, बी सी क्या है, ए सी क्या है। ए बी को आपने क्या अज्यूम किया है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब सीधी सीधी बात, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को अपने शब्दों में रिफ्रेश करके गिवन में लिखना है। क्या क्वेश्चन में जो जो भी गिवन था उसी से तो हमने फिगर बनाया, तो फिगर को एक्सप्लेन कर दो कि हमने फिगर कैसे कैसे बनाया। कैसे लिखेंगे हम? लेट ए बी बी पोल, ध्यान से देखना, हमने क्या माना? ए बी को क्या माना? पोल ऑफ हाइट, ऑफ हाइट एच सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीटर है, मीटर ऑफ हाइट एच मीटर्स। तुम मान सकते हो एक्स मीटर मान लो, तुम मान सकते हो ए मान लो, बी मान लो, तुम्हारे ऊपर। तो मैंने क्या माना? लेट ए बी द पोल ऑफ हाइट एच मीटर्स। फिर क्या बोला हमने? ए सी, सी बी द पॉइंट वेयर द रोप is tied on, where the rope of 20 meters is tied on the ground। देखो यहां पर हमने दो चीजें डिफाइन कर दी कि पॉइंट सी क्या है, ग्राउंड पे है, जहां पर हमने 20 मीटर लॉन्ग जो रोप है उसको टाई करके रखा हुआ है। क्लियर है? अब मुझे क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? एच। और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन भी कितना गिवन है? 30 डिग्री, टाइड टू द ग्राउंड एंड मेकिंग an angle of 30 degree with the ground। तो मुझे फिगर में जो जो दिख रहा था मैंने अपने शब्दों में डिफाइन कर दिया। मेरा हो सकता है 4 लाइनों में आ रहा है, तुम्हारा हो सकता है 2 लाइनों में आ जाए, हो सकता है 1 लाइन में आ जाए। कहने का मतलब क्या होगा कि आप पूरी चीजें डिफाइन करोगे, ए बी क्या है, बी सी क्या है, सी पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, क्या वैल्यू गिवन है, अपने शब्दों में सब लोग लिखेंगे। ये रटना नहीं है, याद नहीं करना है, सब लोगों को अपना लैंग्वेज लिखना है। हो सकता है मैं आज ये लिखवा रहा हूं, कल मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं और कोई लैंग्वेज चेंज कर दूंगा। कहने का मतलब ये है चीजें डिफाइंड होनी चाहिए, जो जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है वो आपको गिवन में डिफाइन करना है। टू फाइंड क्या करना है बता दो भाई? टू फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल दैट इज ए बी। मुझे क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ पोल ए बी फाइंड आउट करना है। अब सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। देखो इस पे लिखने के मार्क्स मिलेंगे, फिगर आपने बना दिया, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, लिखना बहुत अच्छे से। सोल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा? इन ट्रायंगल ए बी सी, मुझे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ए बी सी, और यहां पर हम प्रिज्यूम करके चलते हैं कि पोल यहां पर है, बिल्डिंग यहां पर है, या फिर कोई भी फ्लैग लगा है, तो हमेशा कैसा लगा होगा? परपेंडिकुलर लगा होगा। पोल कभी भी ऐसा टेढ़ा नहीं होगा, ठीक है? बिल्डिंग कभी भी ऐसी टेढ़ी नहीं होगी, है ना? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं। ट्रायंगल एबीसी में मैं क्या लगाऊंगा? मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, हाइपोटेनस गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कौन देता है? साइन थीटा। तो आई विल बी यूजिंग साइन थीटा इक्वल्स परपेंडिकुलर दैट इज ए बी एंड हाइपोटेनस दैट इज ए सी। अब थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ? 30 डिग्री। ए बी कितना है? मैंने लिया हुआ है एच। ए सी कितना है? 20। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2।
h/20, 20 को यहां भेज दो, सो 20/2 इज h विच इज 10। तो हाइट ऑफ पोल कितना आ गया? 10। इन क्वेश्चंस में कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना है, क्या लिखेंगे? देयरफॉर द हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर्स। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नहीं लिखा, 0.5 मार्क्स वहां कट जाएंगे। गिवन टू फाइंड टू प्रूफ नहीं लिखा, 1 मार्क्स वहां कट जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, आपने ये गिवन टू फाइंड नहीं लिखा, आखिरी स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो आपका 1.5 मार्क्स कट गया, 1.5 मार्क्स मिलेगा, भले ही आपका आंसर पूरा करेक्ट हो। तो इन चैप्टर्स में इस चैप्टर में बहुत ध्यान देना, गिवन टू प्रूफ और आखिरी स्टेटमेंट पे। बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। करण कर लिया इंपॉर्टेंट मार्क? आगे बढ़े। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. Question में क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. यहां तक क्या बोला गया है? बोल रहे हैं एक ट्री है, ये ट्री दिखाई दे रहा है सबको, मान लो ट्री है ना? ट्री है, हवा की वजह से क्या होता है, ये टूट जाता है बीच में से। और कैसा टूटता है कि जैसे ही ये टूटता है, इसका जो टॉप वाला पार्ट है वो कहां पर आके टच हो जाता है? जमीन पे आके टच हो जाता है। तो यहां पर फिगर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ध्यान से समझें। पहले हमारे पास ट्री था, यहां से लेकर यहां तक, हवा की वजह से वो टूट के कहां आ गया? जमीन पे टच होने लगा, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया है? बोला गया है टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ एच। क्या बोल रहे हैं? इसका जो टॉप है इट टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन 30 डिग्री एंगल विथ इट। तो ग्राउंड के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है वो? 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, the distance between the foot of the tree and the point where it touches the ground is what? 8 meters. समझ में आया? एक एक लाइन हमने कैसे डिकोड की, समझ में आया सबको? क्या बोला था कि डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ द ट्री एंड वेयर इट टचेस द ग्राउंड इज व्हाट? 8 मीटर्स। तो ये वाला डिस्टेंस हमने लिख दिया 8। कितना डिग्री एंगल बना रहा था? 30 डिग्री, तो हमने लिख दिया 30 डिग्री। अब बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ ट्री क्या है? ए बी सी अगर मैं यहां पे लिख देता हूं, तो मुझे बताओ हाइट ऑफ ट्री क्या है? अगर मैं इसको h मान लूं, ये भी मिसिंग है, इसको x मान लूं, तो मुझे बताओ हाइट ऑफ ट्री क्या है? सिर्फ h है या x है या 2h है या 2x है? 2h कौन कौन बोल रहा है? h प्लस x कौन कौन बोल रहा है? और सिर्फ h कौन कौन बोल रहा है? हाँ। कोई नहीं है साथ में, तो हाथ नहीं उठाना। क्या पता वही सही हो। देखो h भी गलत है, 2h भी गलत है, सही क्या है? h प्लस एक्स सही है। ध्यान देंगे यहां पर जो लोग 2h बोल रहे हैं वो लोग समझो, क्या यहां पर ऐसा बोला गया था कि ट्री ब्रेक्स फ्रॉम द मिडिल? ऐसा बोला गया है क्या? नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि जितना पार्ट यहां पर होगा उतना ही पार्ट नीचे आया होगा, ऐसा तो नहीं है। तो 2h तो नहीं होने वाला। मैंने माना ये वाला पार्ट जो बच गया, जो स्टैंडिंग पार्ट है दैट इज h, और जो रिमेनिंग पार्ट है जो ऐसा आ गया दैट इज व्हाट? x। क्लियर? तो यहां पर हाइट ऑफ ट्री कितना बच गया? h प्लस x। ये पूरा हाइट ऑफ ट्री है, क्योंकि पहले ट्री ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया है। तो हाइट ऑफ ट्री क्या है? आधा पार्ट स्टैंडिंग है, आधा आप ये बेंड हो गया है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तब जाके मेरे पास क्या मिलेगी? हाइट ऑफ ट्री। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी भाई। पहले हम यहां पर मान लेते हैं जो पहले ट्री स्टैंडिंग था अब सी हो चुका है, ये पहले सी डैश था। ठीक है? क्लियर है? अब हम बात करते हैं गिवन। देखो स्टेटमेंट्स में बार बार बोल रहा हूं, आपकी लैंग्वेज मेरी लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। तो आप क्या होगा? क्या लिखूं? h को d लिखें, सी डैश को d लिखें? लो भाई d हो गया। आगे बढ़े। अब गिवन में स्टेटमेंट्स क्या क्या लिखेंगे? बातें नहीं, या ध्यान दो। हम लिखेंगे लेट
द ट्री ब्रेक्स एट पॉइंट, कहां पर ब्रेक हो रहा है? ए पे। कहां पर ब्रेक हो रहा है? ए पे। एंड द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड at point C, making an angle of 30 डिग्री। समझ में आया क्या बोला? मैंने बोला ट्री कहां से ब्रेक हुआ है? पॉइंट ए से, और उसका जो पार्ट टच कर रहा है ग्राउंड पे, कहां पर टच कर रहा है? पॉइंट सी पर, और वो पॉइंट सी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज व्हाट? 30 डिग्री। फिर हमें लिखना है भाई, एंड BC is distance between the point where the, ज्यादा बड़ा हो रहा है, BC हम मान लेते हैं BC be the distance between the top part and the bottom of the tree, एंड BC दिया हुआ है हमारे पास कितना? 8 मीटर्स। क्लियर है? मैंने पूरा फिगर डिफाइन कर दिया, क्या क्या गिवन था। जब भी मैं ये चीजें लिख रहा हूं सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए कि मैं क्या क्या लिख रहा हूं, कैसे कैसे लिख रहा हूं, ताकि तुम्हें दिमाग में आ जाए, पता चले कुछ भी लिख के आ रहे हैं उस पर भी मार्क्स कट जाएंगे। अपनी लैंग्वेज में तो लिखना है बट सही लिखना है। तो ये आ गया मेरे पास BC 8, हमने सारी चीजें लिख दी। मुझे टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ ट्री, जो कि मैंने क्या ली हुई है? H+X। तो मुझे क्या फाइंड करना है? H और X की वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड कर दो आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे। अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर बताएंगे। तुषार बताएं भाई, क्या यूज करें? साइन कॉस टेन करें? कॉस। क्या निकलेगा कॉस यूज करने पे? हाइपोटेनस निकलेगा। कनक बताओ क्या यूज करें? टेन। टेन यूज करने पे क्या निकलेगा? H मतलब परपेंडिकुलर निकलेगा। क्या ये दोनों चीजें सही नहीं है क्या? कॉस लगाओगे तो क्या निकलेगा? हाइपोटेनस। टेन लगाओगे तो क्या निकलेगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आप कॉस लगाओगे तो पहले हाइपोटेनस आ जाएगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। आप साइन सॉरी टेन लगा लोगे तो आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, क्या मिल जाएगा? हाइपोटेनस मिल जाएगा। या फिर दोनों ही लगा लो, एक बार साइन लगा लो एक बार कॉस निकालो, तो एक बार आपको परपेंडिकुलर मिल जाएगा, एक बार हाइपोटेनस मिल जाएगा। तीन तरीके हैं, जैसा करना चाहते हो वैसा कर सकते हैं। तो पहले मेरी इच्छा हो रही है मैं क्या फाइंड करूं? परपेंडिकुलर फाइंड करूं, तो मैं क्या यूज करूंगा? इन राइट ट्रायंगल ABC, ए बी हम यूज कर रहे हैं टेन थीटा। टेन थीटा इज परपेंडिकुलर दैट इज AB अपॉन बेस दैट इज BC। सो टेन थीटा कितना है भाई? 30 डिग्री। AB परपेंडिकुलर कितना है? डॉली परपेंडिकुलर कितना है? H और बेस कितना है? 8। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है डॉली? 1/√3। तो H/8, H की वैल्यू क्या आ गई? 8/√3। अब ध्यान देना हम √3 डिनोमिनेटर में रखते नहीं है, क्या करना चाहिए? बट अभी हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर अभी नहीं मिला। ध्यान रखना क्यों नहीं कर रहे हैं। हो सकता है बाद में जाके इसको मुझे H को कहां रखना पड़े? अपॉन में रखना पड़े, वो खुद ब खुद रेसिप्रोकेट हो जाए। तो अगर मैंने यहां पर कर दिया फिर ये अपॉन में आ गया गलती से, तो मुझे वापस से इसको क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो दो दो बार ना करना पड़े इसलिए हम पहुंचेंगे पहले फाइनल आंसर पे। उसमें अगर डिनोमिनेटर में रूट बच रहा है तब हम जाके क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने यहां पर कर भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड में जाके हो सकता है आपको एक और बार करना पड़ जाए, बट यहां पर हम इसको ऐसे एज इट इज छोड़ रहे हैं 8/√3। अब क्या करें भाई? मेरे पास H तो आ चुका है 8/√3। मैं क्या करूं? पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं या कॉस थीटा लगा के निकालूं? कॉस थीटा लगा के निकाले, लगा लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? BC, और हाइपोटेनस क्या है? AC। कॉस थीटा कितना है? 30। BC कितना है? 8, और AC कितना है? X। कॉस 30 कितना होता है? √3/2 इक्वल्स 8/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x आ जाएगा आपके पास 16/√3। अब x भी आ चुका, h भी आ चुका, क्या चाहिए नहीं था हमको?
क्या फाइंड करना था? हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री हमने क्या लिखा था? h प्लस एक्स। क्या मेरे पास h आ चुका है क्या? यस। क्या मेरे पास x आ चुका है क्या? यस। दोनों की वैल्यू पुट कर दो, विच इज 8/√3 प्लस 16/√3 विच इज वॉट? 24/√3। अब भाई नीचे रूट बच रहा है तो अब अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। सो √3 ऊपर भी एंड √3 नीचे भी। सो 24√3/3 विच इज 8√3। तो मेरे पास क्या बचा? हाइट ऑफ ट्री इज वॉट? 8√3। आखिरी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट सब लोग लिख लेंगे। हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर्स। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं सब लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे मैं पूछूंगा वो एक्सप्लेन करेगा। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। The For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meters and for and is inclined at an angle of 30 degrees to the ground. Whereas for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 meters and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर है जिसको क्या बनाना है? दो स्लाइड्स बनानी है, एक बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स और एक जो एल्डर चिल्ड्रन है उनके लिए। बोल रहे हैं बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स के लिए वो जो स्लाइड बना रही है उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1.5। और वो जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाए ग्राउंड के साथ तो कितना बनाए? 30 डिग्री बनाए। फिर बोल रही है फॉर एल्डर चिल्ड्रंस अगर वो स्लाइड बना रही है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर्स। और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना है ग्राउंड के साथ दैट शुड बी 60 डिग्री। ये दो चीजें क्लियर है। अब मुझे बताओ, बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड। लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है? अगर मैं यहां पर A B C P Q R लिखता हूं तो लेंथ ऑफ स्लाइड क्या है? परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनस? हाइपोटेनस, क्योंकि स्लाइड कैसी होती है यहां से लेकर यहां तक। तो हाइपोटेनस निकालना है, क्या गिवन है? परपेंडिकुलर क्या लगाओगे? साइन। क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट? साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज व्हाट? साइन थीटा। स्टेटमेंट सब लोग लिख लेंगे क्या? क्या कि फॉर चिल्ड्रंस बिलो एज 5 इयर्स द हाइट ऑफ द slide is 1.5 and for elders children's the height of the slide is what? 3 meters. अब टू फाइंड से मैं लिख रहा हूं, स्टेटमेंट लिखने सब लोग। टू फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ स्लाइड्स। दोनों स्लाइड्स की मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। यहां ध्यान देंगे सब लोग। पहले मैं कौन से ट्रायंगल में करूंगा? इन राइट ट्रायंगल एबीसी क्या यूज करेंगे? साइन 30। साइन 30 क्या होता है? परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ए सी। साइन 30 की वैल्यू क्या? 1/2। ए बी इज वॉट? 1.5। ए सी तो मुझे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए सी कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1.5 दैट इज 3। तो पहली स्लाइड कितने मीटर की बनानी पड़ेगी? 3 सेंटीमीटर। दूसरा, इन राइट ट्रायंगल PQR। PQR में हम लगाएंगे अगेन साइन 60। इस बार एंगल 60 हो गया। साइन 60 इज परपेंडिकुलर दैट इज PQ अपॉन हाइपोटेनस दैट इज PR। साइन 60 क्या होता है भाई? √3/2। PQ इज 3 एंड PR मुझे फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो PR आ गया 3 2 6 अपॉन √3। क्या ऐसे छोड़ दें? क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। √3 ऊपर भी, √3 नीचे भी। सो PR इज व्हाट? 6√3/3 which is 2√3. So length of first slide is what? First slide is 3 meters and length of second slide is what? 2√3 meters. सब लोग नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर्स। एक एक लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना सब लोग। क्या बोला गया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे जा रहा है? टॉप ऑफ द टावर पे जा रहा है। कहां से? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्या बोल दिया? एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टॉप ऑफ द टावर पे जो जा रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड is what? 30 degree and this point is 30 meter away from the foot of the tower.
दिस पॉइंट इज 30 मीटर अवे, दैट मीन्स दिस इज व्हाट 30 मीटर्स। ये हमारे पास 30 मीटर्स है। अब बोला गया है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर फाइंड आउट करना है, मतलब आपको ये एच फाइंड आउट करना है। क्या लगाओगे, साइन कॉस 10। कॉस कॉस इज व्हाट, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बट हमें क्या चाहिए, ये परपेंडिकुलर, मैंने एच स्मॉल एच लिखा है, हाइट लिखा है ना। तुम चाहो तो उसको एक्स ले लो, एच अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो। दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज व्हाट, टेन थीटा। टेन थीटा लगाएंगे, यहां पर गिवन लिख लें। देखो गिवन में एक दो क्वेश्चंस में और लिखूंगा, उसके बाद तुमको गिवन खुद से लिखना आ जाना चाहिए। गिवन में क्या क्या लिखेंगे, लेट ए बी बी द टावर, उसकी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड सी इज द पॉइंट ऑन ग्राउंड from which angle of elevation is 30 degrees। वो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। एंड BC इज 30 मीटर्स। देखो जरूरी नहीं है हर एक चीज को आप स्टेटमेंट में बढ़ा चढ़ा के लिखें, हम थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा स्टेटमेंट हो रही है तो आपने डायरेक्टली क्या लिख लिया, BC क्या है, एंड BC इज 30 मीटर्स। अब आगे बढ़ते हैं, टू फाइंड क्या करना है बोलो, टू फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर विच इज AB। तो अब मैं क्या यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, इन राइट ट्रायंगल ABC we'll be using 10 30। 10 30 is what, perpendicular AB upon base that is BC। 10 30 क्या होता है, 1/√3। सो 1/√3 is AB। AB कितना है, X। BC कितना है, 30। सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 30/√3 इज व्हाट, X। क्या मैं इतना ही छोड़ दूं क्या, नहीं। तो x है मेरा 30/√3, इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। क्या बचा, x इज व्हाट 30√3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज व्हाट 10√3 मीटर्स। आखिरी में स्टेटमेंट जरूर लिखना, क्या, द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर्स। बहुत इजी क्वेश्चन था, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5, a kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite, is temporarily tied to a point on the ground. जल्दी से बुक खोलें भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहे हैं। A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. क्वेश्चन बोला गया है कि हाइट ऑफ द काइट कितनी है, हाइट ऑफ काइट कितनी है, 60 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ये जो परपेंडिकुलर हाइट है दैट इज 60 मीटर्स। पॉइंट ए पे क्या है, काइट है, और कितनी हाइट पे है, 60 मीटर्स की हाइट पे है। और बोल रहे हैं इसको हमने स्ट्रिंग जो है उसको कहां पर बांधा हुआ है, इसकी स्ट्रिंग को ग्राउंड पे बांधा हुआ है। और ग्राउंड पे जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना है। स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, बेस या फिर हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक। नो स्लैक का मतलब क्या है, हमने देखा है कि जब भी हम पतंग उड़ाते हैं तो उसमें कुछ गठाने आ जाती हैं, तो उसमें भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इंक्लूड हो जाती है। तो यहां पर मान रहे हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल स्लैक फ्री है, उसमें कोई भी गठान या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल एकदम सीधी हमारे पास स्ट्रिंग है। उसकी लेंथ निकालनी है तो उसको मान लेते हैं एक्स, या फिर एसी रहने दो। क्या लगाओगे, साइन कॉस या टेन, साइन, क्यों, परपेंडिकुलर है, क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो साइन थीटा लगाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब गिवन में क्या लिखोगे, गिवन आप लोग खुद लिखना चालू करें। क्या लिखोगे, लेट ए बी द पॉइंट
where the kite is flying at the height of 60 meters from the ground. C be the point where the rope, where the string is tightly stretched and makes an angle of 60 degree with the ground. This is given. ठीक है, अब हमें टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड क्या करना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आएगी भाई? अब मैं यूज कर रहा हूं इन राइट ट्राइंगल एबीसी। राइट ट्राइंगल एबीसी में क्या लगा रहे हैं हम? साइन थीटा। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए परपेंडिकुलर ए बी और हाइपोटेनस ए सी का रिलेशन। थीटा कितना है? थीटा इज 60, सो साइन 60 ए बी इज 60, ए सी कितना है? ए सी निकालना है। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 इक्वल 60 बाई ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ए सी 2 टाइम्स 60 इज 120 और √3 आ जाएगा नीचे। क्या हम इसको ऐसा ही छोड़ेंगे क्या? नहीं, रैशनलाइज कर दो भाई। एसी कितना आ गया? 120/√3 एंड रैशनलाइज करोगे √3/√3, सो एसी इज 120 √3/3 एंड ये हो गया 40, सो एसी इज व्हाट? 40 √3। आखिरी में स्टेटमेंट लिखेंगे द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर्स। जल्दी नोट करो। प्लस नहीं लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं। मल्टीप्लाई लगाते हैं, हाँ सही है ना। बस एंगल पहले आपका 60 होगा, पहले 30 होगा, बाद में 60 होगा। दिख रहा है यहां से? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लें सब लोग। क्वेश्चन 6 इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 6 में लिखा है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोल रहे हैं एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। कौन सा 6 ना? A 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है वो, बातें नहीं, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। किससे? फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। दिया दिखाई दे रहा है खिड़की की तरफ देख के? मैं बाहर कर दूंगा। क्या बोला है? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से एक 1.5 मीटर टॉल बॉय कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। वो कुछ डिस्टेंस हमें नहीं पता। बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही मूव्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। क्या बोल रहे हैं कि अगर अभी जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वो कितना है? 30 डिग्री। इट इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। थोड़ी देर बाद जब वो यहां से चल के, पहले तो एंगल बना लेते हैं, पहले कितना था? 30 डिग्री। और एंगल हमेशा किससे बनता है? फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लेवल से 30 डिग्री का एंगल था। थोड़ी देर बाद जब वो चल के यहां कहीं आ गया होगा, तो अब जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ के कितना हो चुका है? 30 से 60 डिग्री हो चुका है। सो दिस इज 60 डिग्री। क्लियर है? अब बोल रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। इसने यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस वॉक किया है वो हमें आइडेंटिफाई करके देना है। फिगर सबको क्लियर हुआ? क्या बोला कि पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, आफ्टर वॉकिंग सम डिस्टेंस इट चेंजेस टू 60 डिग्री, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज क्यों हुआ भाई? वो तो बिल्डिंग के पास जा रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज क्यों हुआ?
जितना मान लो वो बिल्डिंग है, मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, जितना मैं उसके पास जाऊंगा मुझे अपनी मुंडी को कहां करना पड़ेगा, ऊपर, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखो जितना आप ऑब्जेक्ट के पास जाओगे उतना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो पहले उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 30 डिग्री, और जितना वो बिल्डिंग के पास आ गया उसको और ऊपर देखना पड़ा, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री, है कि नहीं। अब आइडेंटिफाई करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। क्या करें, यहां पर कितने राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, दो। अगर मैं नेमिंग कर दूं तो मुझे बताओ कि कौन से दो राइट ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं तुमको। ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रायंगल ए बी डी, एडीसी नहीं, एडीसी राइट एंगल है क्या, एडीसी राइट एंगल नहीं, राइट एंगल है ये, एबीसी एंड ए बी डी, ये दो ट्रायंगल्स हैं। इन दोनों में हम क्या लगाएंगे, टेन थीटा। अब हम 90% क्वेश्चंस में क्या लगाने वाले हैं, टेन थीटा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो लाइन ऑफ साइट जा रहा है, क्या उस लाइन ऑफ साइट का आपसे डिस्टेंस मांगेंगे, क्या नहीं मांगेंगे, मांगेंगे तो क्या, या तो परपेंडिकुलर निकालना होगा या तो बेस निकालना होगा। तो यहां पर मुझे दोनों ट्रायंगल्स में क्या लगाना है, टेन थीटा। डिपेंड करता है कि तुम्हारी इच्छा है, तुम चाहो तो पहले इस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लगाओ, चाहो तो इस वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लगाओ, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं कि पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगाओ फिर बड़े वाले ट्रायंगल में लगाओ, कोई भी फिक्स्ड पैटर्न यहां पर नहीं है, जिसमें लगाना चाहते हो उसमें लगा सकते हैं। अब मुझे यहां पर ध्यान देना कि यहां पर अगर दिस इज एक्स जो मुझे निकालना है, तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, दिस इज ऑल्सो एक्स, है कि नहीं। इफ दिस इज 1.5, दिस इज ऑल्सो 1.5, एंड दिस इज ऑल्सो 1.5। क्लियर है। तो अगर ये पूरी लेंथ कितनी थी, 30 मीटर्स, और इतनी लेंथ मेरे पास आ चुकी है 1.5, तो ये जो परपेंडिकुलर मेरे लिए बन रहा है ये कितना बचेगा, कितना बचेगा, 28.5 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो मेरा जो परपेंडिकुलर ए बी यूज होने वाला है वो कितना आ गया, 28.5। तो गिवन में आप सारी चीजें लिख लोगे, उसके बाद आप दिखाओगे कि सिंस ए जी जो है वो 30 मीटर्स है, और आपका डीई 1.5 था, सी एफ भी आपका 1.5 था, और बी जी भी आपका क्या हो गया, 1.5 मीटर्स आ गए। देयरफॉर मुझे दिखाई दे रहा है अगर मैं ए बी निकालना चाहूं तो मुझे ए जी में से बी जी माइनस करना पड़ेगा। ए जी इज वॉट, 30 माइनस 1.5 विच इज 28.5। तो हमने परपेंडिकुलर निकाल के दिखा दिया, और एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे पता है 30 और 60 है। अब मैं दो ट्रायंगल्स को यूज करने वाला हूं, दोनों में हम क्या लगाने वाले हैं, टेन थीटा। पहले मैं लगा रहा हूं ट्रायंगल एबीसी में, इन राइट ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में मैं क्या लगा रहा हूं, टेन कितना डिग्री, 60। सो टेन सिक्सटी इज वॉट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है, बीसी। टेन सिक्सटी कितना होता है, √3। ए बी कितना है, 28.5, बीसी हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीसी कितना आ जाएगा, 28.5 अपॉन √3। फिलहाल हम इसको एज इट इज रखते हैं, 28.5 अपॉन √3। ये आ गया मेरे पास क्या, बीसी। अब ध्यान से देखना, बीसी आ चुका है, बट मुझे बीसी नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए डीसी। अब डीसी निकालने के लिए मेरे पास एक पूरा ट्रायंगल है, कौन सा वाला, एबीडी। अब हम यूज करेंगे इन राइट ट्रायंगल एबीडी, एबीडी में हम लगाएंगे 10, कितना डिग्री है, 10, 30 डिग्री। अब जो एंगल है चेंज हो चुका है 30 डिग्री पे। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो अभी भी ए बी है। बेस देखना, ए बी डी में बेस कितना है, पूरा का पूरा बीडी, तो बेस आ गया बीडी। 10 30 कितना होता है, 1/√3। ए बी कितना है, 28.5। बट अगर तुम फोकस करो बीडी, बीडी दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो बीसी, दूसरा सीडी। तो इसको हम लिख लेते हैं बीसी प्लस सीडी। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बीसी प्लस सीडी इक्वल्स टू 28.5 √3। आप बीसी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो, क्या है, 28.5/√3 प्लस सी डी इक्वल्स 28.5 √3। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सी डी इज 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब क्या किया जाए, एलसीएम, √3 और 1 का एलसीएम क्या होता है, √3। तो यहां √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 इज वॉट, 3। ये बचा 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 28.5। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ध्यान से समझना।
आप चाहो तो 28.3 में 28.5 में 3 मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें से 28.5 माइनस कर दो, बट थोड़ा सा हेक्टेक हो जाएगा। उससे बेटर है क्या कर लूं, देखो ये चीजें तुम्हें दिखनी चाहिए कि मुझे दिख रहा है 28.5 यहां पर भी है, 28.5 यहां पर भी है, कॉमन ले लो, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 28.5 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 बच जाएगा, और अपॉन में क्या है, √3। 3 माइनस 1 इज व्हाट, 2। 2 मल्टीप्लाइड बाय 28.5 कितना हो जाएगा, 57। 57 बाय √3। अब क्या मैं ऐसे छोड़ूंगा क्या, नहीं, रैशनलाइज करोगे ना, रैशनलाइज √3 बाय √3, तो CD कितना आ जाएगा, 57 √3 डिवाइडेड बाय 3। 3 से कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा, 19। 19 √3 सेंटीमीटर्स मीटर्स। तो मेरे पास CD डिस्टेंस कितना आ गया, 19 √3 मीटर्स। इसका मतलब द डिस्टेंस ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3 मीटर्स। क्लियर हुआ, हमने दोनों ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई किए। देखो स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बनाना आ गया ना, तो आपको पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। दो ट्रायंगल्स दिखेंगे, दोनों में आपको एक एक बार tan थीटा लगाना ही है, आपके पास खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, किसी का भी फिगर सही नहीं बना अभी तक। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ऑन द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 45 एंड 60 डिग्रीज। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, क्या ये है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ध्यान से देखना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है, उसके टॉप पे भी एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है और उसके बॉटम में भी एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है। तो ये जो ट्रांसमिशन टावर है वो हवा में तो है नहीं, कहां है वो, बिल्डिंग पे। कितनी मीटर हाई बिल्डिंग पे, 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, तो ये 20 होगा, ऐसा कुछ आ रही बात समझ में। तो ये ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किस पे, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसी के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, उसी के टॉप, उसी के टॉप और उसी के बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना कितना डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्रीज। समझ में आया कि नहीं, स्टेटमेंट क्लियर हुआ कि नहीं, फिर से समझो स्टेटमेंट क्या थी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे एक ही पॉइंट था, तो ग्राउंड पे जिन्होंने दो दो पॉइंट्स बना थे, एक यहां से एक यहां से, तो पॉइंट ऑन द ग्राउंड एक ही पॉइंट था। उसके बाद बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। तो ट्रांसमिशन टावर के अगर टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, जाहिर सी बात है वो ऊपर होना चाहिए, तभी तो एलिवेशन ऊपर जाएगा। उसका बॉटम पे भी एलिवेशन जा रहा है, मतलब उसका बॉटम भी कहां होगा, हमसे ऊपर होगा। इसका मतलब वो कहां है, 20 मीटर टॉल बिल्डिंग के ऊपर हमारा ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, और उसके टॉप और उसके बॉटम पे हमने क्या बना दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो ए बी इज द टावर एंड बी सी इज द बिल्डिंग। क्या करोगे, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, साइन कॉस या टेन, टेन थीटा, क्योंकि यहां पर डी ले लो इसको, तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल, पहले मैं लगा रहा हूं बीसीडी में, फर्क नहीं पड़ता किसी में भी लगा लो, पहले इक्वेशंस बन जाएंगे फिर हम यूज कर सकते हैं उनको। इन राइट ट्रायंगल बीसीडी, बीसीडी राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, मैं क्या लगाऊं इसमें, 10 45, परपेंडिकुलर इज बीसी, बेस इज सीडी, 10 45 क्या होता है, 1। बीसी कितना है, बीसी इज 20 मीटर्स, सीडी कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सीडी इज 20 मीटर्स, मतलब मुझे सीडी मिल चुका है कितना मीटर्स, 20 मीटर्स। अब आप कौन से वाले ट्रायंगल में लगाओगे, इन राइट ट्रायंगल, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल दैट इज एसीडी, एसीडी में लगेगा 10 60, परपेंडिकुलर क्या है इसका, पूरा का पूरा एसी, और बेस क्या है इसका, सीडी। 10 60 कितना होता है, √3। एसी इज व्हाट, एसी दो चीजों से मिलकर बना है, ए बी प्लस बीसी, सो ए बी प्लस बीसी। सीडी की वैल्यू अभी भी हमने निकाली कितनी, 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आ गया, 20 √3। ए बी मुझे निकालना है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, बीसी मेरे पास है 20, सो ए बी प्लस 20, ए बी की वैल्यू चाहिए,
इसको माइनस में लेके आओ, क्या हो जाएगा 20√3 माइनस 20 इक्वल्स टू ए बी। दोनों में से 20 कॉमन दिखाई दे रहा है, निकाल लो, क्या बचा √3 - 1। सो ए बी फाइनली कितना मिल रहा है हमें 20√3 - 1 meters। दैट मीन्स हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20√3 - 1 meters। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top and of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation to the top of pedestal is 45 degree. Then find the height of the pedestal. आपको बोला गया है कि एक स्टैचू है, देखो बोला गया है एक स्टैचू है, कहां खड़ा हुआ है पेडेस्टल पे। लेट्स से दिस इज पेडेस्टल, इसके ऊपर है स्टैचू। सो ए बी स्टैचू एंड बी सी इज पेडेस्टल। ये आ गया 1.6 मीटर्स। बातें नहीं, या ध्यान दो, 1.6 मीटर का स्टैचू है, कहां खड़ा है बीसी लेंथ के पेडेस्टल पे खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 degree, and from the same point the angle of elevation to the top of the pedestal, pedestal का टॉप क्या है, ये बी पॉइंट ही तो pedestal का टॉप है, जो बॉटम ऑफ स्टैचू है दैट इज दी टॉप ऑफ द pedestal। तो इसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द pedestal इज व्हाट, कितना है 45 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द pedestal, मतलब आपको ये बीसी फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, दो राइट ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, इसको नाम दे दें हम डी। कौन सा यूज करोगे इन राइट ट्रायंगल, पहला तो बी सी डी दिखाई दे रहा है, दूसरा ए सी डी दिखाई दे रहा है, क्लियर है। तो यहां पर हम वैल्यूज अगर पुट करें इन राइट ट्रायंगल बी सी डी, मैं लगाऊंगा 10 45, परपेंडिकुलर है बीसी एंड बेस इज सी डी। 10 45 कितना होता है 1, बीसी इक्वल्स सी डी मुझे यहां से मिल जाएगा, सी डी इक्वल्स बीसी। मतलब ये अगर h है तो ये भी क्या हो गया h हो गया, मतलब दोनों आपस में क्या है इक्वल। अब हम कौन सा ट्रायंगल लगाने वाले हैं इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, मैं लगाऊंगा 10 60 डिग्री। 10 60 इज व्हाट परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या है पूरा AC, और बेस दैट इज CD। तो 10 60 क्या होता है √3। AC क्या है, AC दो चीजों से मिलकर बन रहा है AB एंड BC, और यहां पर क्या है CD, क्रॉस मल्टीप्लाई करो √3 CD, AB इज व्हाट, AB इज 1.6 प्लस BC। फोकस करना, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए BC। BC यहां पर दिखाई दे रहा है, CD और BC आपस में क्या थे इक्वल थे, तो क्या मैं CD की जगह पर BC रख सकता हूं, और CD BC में अगर कंफ्यूजन है तो आप इन दोनों को मान सकते हो, दोनों क्या है H के इक्वल है, दोनों की जगह क्या रख दो H रख दो, तुम्हारे ऊपर है। BC CD के टर्म्स में करना है वैसे करो, H और X के टर्म्स में करना है वैसे भी कर सकते हैं। तो इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूं BC, सो √3 BC इक्वल्स 1.6 प्लस BC। अब मुझे इसमें से BC की वैल्यू निकालनी है, क्या करें, सारे BC वाले जो भी टर्म है सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओ। तो √3 BC था, आप BC को नेगेटिव में लेके आए, क्या बचा 1.6, BC कॉमन ले लो, क्या बचेगा √3 - 1 इक्वल्स 1.6। BC कितना आ गया फाइनली 1.6 अपॉन √3 - 1। क्या मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा क्या, नहीं, क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा, रैशनलाइज मैं यहां पे कर रहा हूं है ना। सो BC आ चुका है 1.6 √3 - 1, मैं मल्टीप्लाई करूंगा √3 + 1 ऊपर भी एंड √3 + 1 नीचे भी, ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय √3 + 1, और डिनोमिनेटर में क्या होगा a + b a - b, a + b - b क्या है a², √3 का स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर इज 1, 3 - 1 इज 2, तो 1.6 √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे क्या आएगा 0.8। देयरफॉर BC मुझे क्या मिला 0.8 √3 + 1। सो BC की वैल्यू आ गई 0.8 √3 + 1। दैट मीन्स हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 + 1 meters। नोट करें।